वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आपके एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और क्लास 12th के बाद कैरियर ऑप्शंस को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं उसको लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, एसएससी। ठीक है, एसएससी में भी सीएचएसएल और एमटीएस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहा हूं कि बहुत जल्दी ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप लोगों को मुखातिब कराऊं, सीजीएल से लेकर के और एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस जो क्वालिफाइड लोग हैं, और उनका इंटरव्यू भी हम लेकर के आएंगे। ओके, और बहुत सारे बच्चों ने मेरे बारे में भी जानने को लेकर के काफ़ी उत्साहित रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहे हैं, तो मैं जल्दी ही अपने भी विषय में एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिससे आप जान पाएंगे कि मैंने कौन कौन से एग्जाम कैसे कैसे क्रैक किए हैं। ओके, चलिए एसएससी के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं ज़रा थोड़ी सी बात आपको एक पूरे इंडियन जो भी कैरियर हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जनरल वे में बात कर रहा हूँ, पूरी फुल डेप्थ तक बात नहीं करेंगे हम अगर सेंट्रल की जॉब चाहते हैं, 12th क्लास के बाद हमारे पास अगर हमारा उद्देश्य है जल्दी से जल्दी जॉब पाना, तो सेंट्रल की जॉब चाहते हैं या स्टेट की जॉब चाहते हैं, दो फील्ड हैं। ठीक है, सेंट्रल की जॉब की अगर बात करें तो यूपीएससी, फिर इसके बाद में एसएससी और इसके बाद में आरआरबी, ये तीनों सेंट्रल के हैं। ठीक है, यानी नेशनल लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं और नेशनल लेवल पर ही आपको सर्विस करनी होती है। आप पूरे देश में कहीं भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे ही स्टेट की बात करते हैं तो अपने अपना स्टेट बोर्ड होता है, वो अपने अपने तरीके से काम करता है और उसमें भी अपना, जैसे यूपी की बात करूं तो यूपी पीएससी हो गया, ऐसे ही राजस्थान की बात करेंगे तो आरपीएससी हो गया। इस तरीके से प्रत्येक स्टेट ने भी अपने पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड बना रखे हैं और उसके हिसाब से, और भी यूपी SSSC हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें बना रखी हैं और वो अपने स्टेट लेवल पर चीज़ों को करते हैं और उसमें स्टेट की ही भर्ती होती है और आपको स्टेट में ही सर्विस करनी होती है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल के एक नियामक की, एसएससी की। ठीक है, एसएससी है क्या पहले ये जानेंगे, फिर उसके बाद सीएचएसएल क्या है और कैसे कैसे उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या एज रहेगी और क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, ये सब जानकारी इस वीडियो में हम हासिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एसएससी की फुल फॉर्म जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम इन सब एब्रीविएशंस को यूज करते चले जाते हैं लेकिन इनकी वैल्यू नहीं पता होती है, इनका मतलब नहीं पता होता है और हम गलत डायरेक्शन में चलते चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा, जितने भी दर्शक हैं वो जो पूरा मन बना चुके हैं अपना, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा नीड है और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, वो ज़रूर इन सब चीज़ों को जोड़ के रखिए और इनको जानने की कोशिश कीजिए और पूरा जानिए, क्योंकि हमारे एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं तो उस रास्ते पर आने वाली समस्याएं, उनके जो भी सुझाव हैं और जो उसके बारे में जानकारी है, जो अनुभव है, सबको इकट्ठा करिए और फिर उस रास्ते पर चल पड़िए, क्योंकि रास्ता आप ही को तय करना है, सफलता आप ही को प्राप्त करनी है। ठीक है, एसएससी क्या है? एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या करता है, आपने बहुत सारे किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं तो वहाँ स्टाफ मेंबर्स को देखा होगा, कोई क्लर्क है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई पियोन है, कोई है ना, तो तरह तरह की चीज़ें हैं। तो उन सबके जो सिलेक्शन नेशनल लेवल पर कोई आयोग करता है, उसी आयोग का नाम है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्लियर ये वाली बात? अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कई माध्यमों से क्या करता है, भर्ती करता है। एसएससी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कई जगह रक्षा क्षेत्र से लेकर के और हर क्षेत्र में वो अपनी तरफ से नौकरियां सिलेक्शन करके, स्टाफ का सिलेक्शन करके और देता है। ठीक है, अधिकारी तक आप बनते हैं। तो इसकी कई ब्रांच हैं। ठीक है, जैसे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया। ब्रांच का मतलब इसके जो हम कह सकते हैं एक तरीके से नौकरियों का पेशा है अलग अलग। ठीक है, तो वो है अलग अलग। सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, है ना। और इसके अलावा अगर बात करेंगे हम तो रक्षा क्षेत्र में भी हैं। ठीक है, एसएससी के थ्रू। तो
वो भी जाती हैं। फिलहाल मैं बात करूंगा केवल 2 की, CHSL, MTS, ठीक है। CGL की बात नेक्स्ट वीडियोज में कभी करेंगे, और उसके बाद भी जो रक्षा क्षेत्र बनता है उसके साथ अलग से बात कर रहे हैं हम, अलग अलग वीडियो डाल रहे हैं। आपने देख ही लिया होगा, NDA हो गया, CDS हो गया, इसके बाद में एयरफोर्स हो गया, X ग्रुप, Y ग्रुप, नेवी हो गया, ये सभी हमारे रक्षा के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। नेवी में भी फिर कई AA हो गया, SSR हो गया, इस तरीके से। चलिए, CHSL क्या है, अब इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। किसकी फुल फॉर्म जाननी है अभी हमें? CHSL की। तो CHSL का मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। इसको +2 लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? +2। MTS की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरली ग्रुप 4 में आता है, तो MTS के अंतर्गत उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी एकदम। SSC एक आयोग है, वो +2 लेवल की और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अलग से भर्ती निकालता है, वैकेंसीज निकालता है। उसके नोटिफिकेशन साल में 1 बार आते हैं। यहाँ कोई NDA या एयरफोर्स की तरह साल में 2 बार मौका नहीं मिलेंगे। कितनी बार मिलेंगे? केवल 1 बार, 1 वर्ष में 1 बार। कई बार ऐसा भी देखने को आया है कि कोई साल ब्लैंक भी चला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आने के बाद में ये जो इसका सबसे पहली बात आती है एज, ठीक है। हमको एज फैक्टर जान लेना बहुत ज़रूरी है। और इस एज में क्या करेंगे हम? इस एज में 18 to 27 हमको चॉइस मिलती है। कुछ बच्चों ने बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है उन बच्चों को, मैं उनको लिए भी भाई एक बात ज़रा बता देता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं सर 12th के बाद में SSC की तैयारी करें, कि रेलवे की करें, कि ये स्टेट लेवल के एग्जाम है इनकी करें, या NDA, एयरफोर्स, X ग्रुप वगैरह करें। तो एक बात बेटा बच्चे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप 12th में रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास 2 ही तरीके के एग्जाम हैं, एक टैक और एक नॉन टैक, ठीक है। टैक में आपके NDA हो गया, नेवी हो गया, IIT हो गया, UPTU हो गया, ठीक है, और एयरफोर्स हो गया, ये सारे हैं, ठीक, टैग के अंतर्गत। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, क्या? कि सब में एज लगभग 16.5 से 19.5, कहीं कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, 16.5 से 19.5 वर्ष चाहिए होती है, केवल ये एज है। यानी 19.5 वर्ष के बाद आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। ऐसे ही नॉन टेक की अगर बात करेंगे तो नॉन टेक में आपका RRB हो गया, SSC हो गया, या स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम है, लेखपाल हो गया या अन्य कोई भी चीज़ें हो गई, तो वो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आप 18 वर्ष से पहले आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। यहाँ मिनिमम एज आपको कितनी चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। तो एक बात छोटी सी मेरे अनुसार तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर आप 12th में आपने टेक के सब्जेक्ट पढ़े, यानी कि साइंस स्ट्रीम आपका रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपने 50% पढ़ाई टेक के जो एग्जाम में आनी है वो कवर कर चुके हैं। केवल आपको डेप्थ तक जाना है, कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास टेक के सब्जेक्ट नहीं थे, साइंस नहीं था, आर्ट्स था, तो आप यहाँ जा ही नहीं सकते। तो आपको ये प्रश्न पूछना ही बेकार है कि आप यहाँ जाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो फिर तो आपको उसी के लिए तैयारी करनी है, उसी में आप और आगे तक जा सकते हैं। तो UPPSC हो गया, UPSC हो गया, इस लेवल तक सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं कि आपके पास केवल 19.5 वर्ष तक का समय इन चीज़ों के लिए अप्लाई करने के लिए है। आप 50% पहले से सबकी तैयारी किए हुए हैं, क्योंकि 12th क्लास तक आपने टेक ही पढ़ा है, और उसमें भी इन दोनों सब्जेक्ट में, यानी टेक में, नॉन टेक के कंपटीशंस में 3 चीज़ें कॉमन है। पहली चीज़ तो क्या? रीजनिंग। दूसरी चीज़ क्या? GK या GA, जनरल अवेयरनेस, या GK, जनरल नॉलेज। और तीसरी चीज़ क्या? लैंग्वेज, इंग्लिश हो या हिंदी हो। वो तो चाहे आप टेक में चले जाइए या नॉन टेक में चले जाइए, ये चेंजेस नहीं होने। ये तो रीजनिंग आपको यहाँ भी देनी पड़ेगी, यहाँ भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया। ऐसे ही GK, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, ये यहाँ भी देनी होगी, यहाँ भी देनी होगी, ये तो दोनों में देनी होगी। ऐसे ही लैंग्वेज की भी बात करें तो ये लैंग्वेज को आपको दिखानी होती है, जो आपको यहाँ भी देनी होगी, यहाँ भी देनी होगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। क्लियर वाली बात। अगर आप कंट्री लेवल पर बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, इसलिए आपको SSC में हिंदी देखने को नहीं मिलेगी, इंग्लिश देखने को मिलेगी टेस्ट में। NDA में आपको हिंदी नहीं मिलेगी,
क्या मिलेगी? इंग्लिश मिलेगी देखने को। क्यों? क्योंकि वो नेशनल लेवल का एग्जाम है और नेशनल लेवल पर एकमात्र हमारी लैंग्वेज जो सभी राज्यों को जोड़ती है वो कौन सी है? इंग्लिश है। ठीक इसी तरीके से अगर स्टेट लेवल की बात करोगे तो आप अपने यूपी में हैं तो हाँ हिंदी लेते हैं लैंग्वेज के रूप में। अगर आप कहीं और जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ उड़िया ली जाएगी, कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ मलयालम ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ स्टेट वाइज लैंग्वेज बदल जाती हैं। तो आपको अपने स्तर से देखना है कि क्या आप अगर सेंट्रल की जॉब चाहते हैं तो आपको इंग्लिश पर कमांड करनी ही पड़ेगी। अगर आप यूपी में ही अपनी स्टेट की जॉब चाहते हैं तो हिंदी पर कमांड करनी पड़ेगी। तो ये फील्ड तो ऐसे हैं जिस पर आप काम कर चुके हैं, ये अब नहीं काम किया जाएगा, अब तो केवल इनकी प्रैक्टिस की जाएगी। चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे जीए हो, चाहे लैंग्वेज हो, इसकी केवल प्रैक्टिस करनी है। अब आप इसकी पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो आप पीछे रह चुके हैं, अब आपको अपने कुछ साल खर्च करने ही पड़ेंगे फिर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अब आपको कोई क्लियरेंस देने की आवश्यकता नहीं है कि हम सर क्या करें क्या नहीं करें, बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि अच्छे बच्चे जो होते हैं वो 12th से पहले ही 10th में ही अपना टारगेट बना चुके होते हैं। तो आई होप सो कि आज के बाद अब आपको नहीं लगेगा कि हमको क्या करना है। अगर आप 19.5 से नीचे की एज में आते हैं तो ऑब्वियसली आप इनमें पहले ट्राई कीजिए, क्योंकि इनमें फिर ट्राई करने का आपको अवसर नहीं मिलेगा। इनके लिए आपके पास 18 वर्ष तो मिनिमम चाहिए, इसके बाद आप 27 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष तक दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, वो अलग अलग है। तो यहाँ तो फिर आपको पहुंचना ही है लास्ट में, ये आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है तो इसके लिए पहले ट्राई कर लीजिए। अगर आपका बहुत अच्छा चीज़ रही और आपने तैयारी अच्छी की है तो आप यहाँ सेलेक्ट हो ही जाएंगे, वरना फिर आपके लिए उसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा। वहाँ केवल एक ही चीज़ अलग हो जाती है नॉन टेक में, कि नॉन टेक का जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। एक बात अच्छे से जान लीजिए कि जो बच्चा टेक का मैथ जानता है वो नॉन टेक के मैथ को कभी भी तैयार कर सकता है, कभी भी तैयार कर सकता है। बस उसे क्या करना होगा? प्रैक्टिस करनी होगी, स्पीड बनानी होगी। क्लियर है वाली बात? चलिए आप वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आज ही आप अपना क्लियर लक्ष्य बना लें और उस लक्ष्य के हिसाब से काम कर लें, क्योंकि मैंने बता दिया ये एज फैक्टर बहुत काम का है, बहुत काम का है। हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके पीछे का जो मैंने अध्ययन किया है सबसे बड़ा वो यही है कि हमारे यहाँ अब आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। आप लोग मेरी और वीडियोस में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे, इस वीडियो में मैं आपको यही डिस्कस कर रहा हूँ। क्या आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अपने देश में 12th करने के बाद जब बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इवन थर्ड ईयर में आ जाता है तब जाकर के उसको 12th की अहमियत समझ में आती है। प्रॉब्लम इज दैट उसने 3 साल तो वाकई में पीछे चल रहा है, मस्तिष्क रूप से पीछे चल रहा है। हमारे यहाँ तो एक चलन चला दिया जाता है 11th इज द रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। तो इस तरीके से बच्चे पहले अपना टारगेट गोल सेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा क्योंकि संघर्षशील विकासशील देश है तो हमारा जो एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन का फैमिली बैकग्राउंड से मिलता है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि हमारे यहाँ तो देखा जाता है कि 10th क्लास का जो बच्चा है ना अपने यहाँ, जो बड़ा बहन में या भाई है वो ही नहीं पढ़ा पा रहा है 5th क्लास के बच्चे को। उसी का बहन है, छोटा भाई है, वो उसे नहीं पढ़ा पा रहा है। क्यों नहीं पढ़ा पा रहा है भाई? क्योंकि 10th क्लास में 10वीं में आकर के उसे जितना सीरियस होना चाहिए था, जितना गंभीर होना चाहिए था वो खुद नहीं है, वो खुद नहीं है, तो इसलिए वो अपने छोटे बहन भाई को नहीं पढ़ा पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ, और बेरोजगारी का भी पीछे यही कारण है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, उसमें से 80% तो ऐसे हैं जिनकी एज निकल गई है, जिनकी एज निकल गई है एक्चुअली में। यानी जिस एज पर जिस मानक को निर्धारित किया गया उस मानक के आधार पर उनको जहां ये योग्य हो जाना चाहिए था वो तब नहीं योग्य हो पाए, बाद में हुए। और यही कारण है कि जो न्यू जो वैकेंसीज आती हैं उसमें फिर जो बहुत सारा घमासान होता है वो इसी वजह से होता है। कोई कोई व्यक्ति 4 साल से तैयारी कर रहा है, फिर वो वहाँ एंट्री कर रहा है, और कोई व्यक्ति पहले ही साल वहाँ आया तो वो जब देखता है कि कट ऑफ जा रही है 98, 100 में से 99 जा रही है, वो सब क्यों जा रही है? वो इसी वजह से जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं इसके, मैंने केवल आपको छोटी सी बात बताई है, आपको इतना ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो आपके लिए महत्वपूर्ण बात है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपना गोल सेट कर लीजिए, आप अपने टारगेट बनाइए छोटे छोटे और उनको अचीव कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि परिश्रम लगातार ही फलदायक होता है। ठीक है, मैंने कई बार अपने यहाँ बच्चों को भी बताया है, और जब मैं पढ़ाता हूँ तब मैं एक एग्जाम्पल ज़रूर देता हूँ। एक बच्चा अपने 14 किलोमीटर दूर गांव से रोजाना स्कूल जाता है, रोजाना स्कूल से आता है, पसीने से लथपथ हो जाता है। ठीक है, खेत में काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन स्कूल में आकर के वो पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। तो फिर एक बात बताओ, क्या उसने मेहनत नहीं की? मेहनत की, लेकिन क्या उस मेहनत का उसको परिणाम मिलेगा? नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेहनत थी वो कंटिन्यूटी केवल उस जगह पर तो होती रही। वो बहुत अच्छा साइकिलियर तो हो गया होगा, वो साइकिल चलाने वाला बहुत अच्छा हो गया, उसका शरीर बिल्कुल परिपक्व हो गया हो, लेकिन उसने मेहनत लगातार किस में नहीं की, मस्तिष्क रूप से नहीं की, तो वो वहाँ फेल हो जाएगा। इसलिए मेहनत तभी सार्थक होती है, तभी सफलता देती है जब वो लगातार की जाए। कोई भी आप एक क्रम बना लीजिए, चाहे आप मोटिवेशन बनाने के लिए, चाहे आप कहानी लिखने के लिए, चाहे आप कुछ भी करने के लिए, चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चाहे जीके पढ़ने के लिए, एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाइए जिसमें कंटिन्यूटी हो, लगातार हो, ठीक है, फिर आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरे खुद का अनुभव है, इसीलिए मैं आपके साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस पर। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात और, एक लॉजिक और मैं यहाँ देना चाहता हूँ। आप अगर इतनी बातें मेरे पास से जान ही रहे हैं, ये मेरा अपना कंसेप्ट है। क्या है? हमको तीसरी बात तक सोचने का अपना जो मस्तिष्क है उतना चलाना चाहिए, बनाना चाहिए मन। क्या तीसरी बात? एक ध्यान से बात समझिएगा। ये मेरा हाथ है और मैंने एक स्टेटमेंट दिया इस घटना को देखकर कि मेरे हाथ पर डस्टर है, ठीक है, और अब मैंने इसको हटा दिया और फिर मैंने स्टेटमेंट दिया मेरे हाथ पर डस्टर नहीं है। दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए, लेकिन इन दो अलग अलग स्टेटमेंट से केवल दो जो विचारधारा हमारे पास बन रही है, उसमें तीसरी विचारधारा भी है जिसे हम देख नहीं पा रहे, उस तक हमको पहुंचना होगा, तो ही हम सफल हो पाएंगे। कौन सी विचारधारा है? वो ये है। क्या? सपोज कीजिए कि मैंने ये रख रखा है हाथ पर, अभी भी मैं ये कह रहा हूं क्या, कि मेरे हाथ पर डस्टर नहीं है। गलत कह रहा हूं क्या? मैं अभी भी यही कह रहा हूं मेरे हाथ पर डस्टर नहीं है, और मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मेरे हाथ पर डस्टर नहीं है। कंडीशन दो हैं, सेंटेंस एक था। इन एक सेंटेंस से बनने वाली दो कंडीशंस को जब आप पहले से अनुमान लगाने लग गए, आपका दिमाग वहां तक पहुंचने लग गया, समझ लीजिए आप सफल होना शुरू हो गए। क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट और स्पेशली मैथमेटिक्स यही डिमांड करता है कि एक स्टेटमेंट है, उससे बनने वाली जो भी कंडीशंस हैं उन तक आप पहुंचिए। तो कम से कम एक स्टेटमेंट के लिए दो कंडीशन तक तो आप पहुंचिए, तब आप सफल होना शुरू हो जाएंगे। आई होप सो कि मेरी ये बात बहुत गंभीर थी, जो आपको समझ में आ गई होगी। तो एसएससी, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, उसके लिए जो एज चाहिए वो कितनी चाहिए? 18 ईयर एज चाहिए। 18 से 27 साल तक आप ले सकते हैं। जो डिफरेंट एबल चाइल्ड होते हैं तो या फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन इसमें और मिल जाता है। वो परसेंटाइल के हिसाब से अलग अलग चीज़ें, हम वहाँ नहीं जाना चाह रहे। इसके बाद अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो सीएचएसएल जहाँ 12th मांगता है, वहीं एमटीएस जो है वो 10th ही मांगता है। हालांकि अब इस पर चर्चा चल रही है कि इसको भी अब मिनिमम 12th बनाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी 10th के लिए ही, यानी जो 10वीं पास हैं और जो 12वीं पास हैं और एज 18 से 27 के बीच है, वो लोग सीएचएसएल और एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात? इसके बाद में मैं थोड़ी सी पोस्ट की भी बात करूं तो एमटीएस तो खुद मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्योंकि पियोन लेवल की चीज़ आती है, 4th ग्रेड में आती है। और सीएचएसएल की बात करूं तो सीएचएसएल के थ्रू कई टाइप की पोस्ट हैं, जैसे कि डीईओ, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पीए, एसए, ये असिस्टेंट के लिए होती हैं, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, ठीक है। तो ये सब पोस्ट हैं सीएचएसएल के थ्रू आपको मिलती हैं। इसमें से कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें कंप्यूटर की टाइपिंग मांगी जाती है स्पेशली, ठीक है, तो इसीलिए इसका एक चरण और बन जाता है। अब बात करते हैं कि इसके टेस्ट का पैटर्न क्या है और इसके टायर कितने होते हैं। तो चरण, या इंग्लिश में कह देते हैं हम टायर, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 में ये आपके टेस्ट होते हैं, एमटीएस भी और सीएचएसएल भी। क्या क्या है इसमें, टायर में क्या क्या है? फर्स्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। और सीबीटी, ये आप एब्रीविएशन बहुत बार सुनेंगे, सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आजकल अब कंप्यूटर पर ही ये टेस्ट होने लग गए, तो इसको ही हम प्री कहते हैं। टायर फर्स्ट को ही हम प्री कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको 60 मिनट मिलते हैं, 60 मिनट टाइमिंग मिलता है। 100 आपके क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन में 200 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है। नेगेटिव मार्किंग अब आगे चेंज भी हुआ करेगी, तो वो एक बड़ा विषय नहीं है, ठीक है। क्या आपने सीखा? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आएगा। कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कितने मिनट का होगा? 60 मिनट का होगा। कितने क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे? 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा। अगर मैं टायर फर्स्ट के 100 क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 20, 25, 25, 25 4 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, तीसरा होता है जीए जनरल अवेयरनेस, और चौथा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन जीए के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये क्वेश्चंस आपके इस तरह से 100 क्वेश्चन टायर फर्स्ट में पूछे जाते हैं, वो चाहे फिर एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो और सीजीएल भी हो। ठीक है, लगभग यही पैटर्न इसका आता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा सीजीएल में क्या है, क्योंकि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद के बच्चे उसमें बैठते हैं तो उनका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। यहाँ जो स्तर आएगा वो लगभग 10वीं तक के स्तर का क्वेश्चन होंगे, और वहाँ जो आएंगे वो क्वेश्चन वो आपके 12वीं और ग्रेजुएशन तक के होंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि टायर फर्स्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। टायर फर्स्ट आपके समझ में आ गया होगा कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कंप्यूटर पर बैठकर करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है वाली बात। अब टायर सेकंड की बात करते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव होगा। कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन पेपर होगा। कैसा होगा? पेन पेपर पर लिखना होगा। इसमें भी आपको क्या मिलते हैं? 60 ही मिनट मिलते हैं। ठीक है, और 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स को भी इसमें 2 ही क्वेश्चन होते हैं। क्या 2 क्वेश्चन होते हैं? 60 + 40 ऐसे करके दे लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में यानी टायर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 क्वेश्चन क्या आते हैं? एक तो आता है ऐसे, ये आपकी अपनी लैंग्वेज में हो सकता है, या तो आप हिंदी में देंगे या इंग्लिश में देंगे, और एक लेटर। क्योंकि आप क्या बन रहे हैं? क्लर्क यानी ऑफिशियल में बन रहे हैं। तो ऑफिशियल में क्या होता है कि काफ़ी सारे लेटर्स, काफ़ी सारे जो पत्र व्यवहार होता है उसमें लिखना होता है। कोई निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, तो वो सब लिखने होते हैं। तो उसकी आपकी लिखने की शक्ति को पहचानने के लिए यहाँ पर टायर सेकंड होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, तो उसमें आपका एक तो ऐसे रहता है और एक लेटर रहता है। तो इसके लिए भी आप लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की बुक्स आती हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इसके बाद टायर थर्ड जो होता है वो स्किल का होता है, स्किल टेस्ट। जो भी आपकी कोई स्किल हो, जैसे कि कंप्यूटर के लिए, टाइपिंग के लिए मांगी जाती है, तो उसमें क्या मिलता है? 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट में आपको क्या करना होगा? वहाँ टाइपिंग है तो टाइपिंग करनी होगी। क्या चाहिए उसमें टाइपिंग में? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए हिंदी के लिए, और 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए इंग्लिश के लिए। ये मैंने तुमको टाइपिंग की लिमिट भी बता दी कि इतनी चाहिए ही चाहिए। 15 मिनट की होती है। जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं तो वो उनके लिए थोड़ा सा अतिरिक्त समय भी मिल जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं। तो जनरल बात क्या है कि 15 मिनट में आपका टेस्ट लिया जाता है। 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी की टाइपिंग, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग। हिंदी का जो फॉन्ट होता है वो 2 ही फॉन्ट लेते हैं, वो कृतिदेव या मंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होंगी। एज है 18 to 27, एजुकेशन है 12th, और टायर फर्स्ट में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। ये दोनों पेपर केवल पासिंग होते हैं, यानी 33% आपको मार्क्स यहाँ लाने हैं, 33% मार्क्स आपको यहाँ लेके आने हैं। और साथ ही साथ में क्या होगा यहाँ? ये नेगेटिव मार्किंग के नहीं होंगे, यानी कि कट ऑफ बेसिकली किसकी लगती है? इसी की लगती है। ठीक है, यहाँ से कट ऑफ निकाल लिए और फिर इसमें उन्हीं बच्चों का ये टायर सेकंड, टायर थर्ड लिया जाएगा, जो इन दोनों में भी क्वालिफाई हो जाएगा उनको जॉब मिल जाएगी। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई? तो ये था एसएससी सीएचएसएल के बारे में। आगे हम एसएससी सीजीएल और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीटीयू और आईआईटी के बारे में बताएंगे, कैसे बीटेक कहाँ से और कैसे अच्छी रहती है और क्या इसकी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो ये थी थोड़े से कैरियर के बारे में बात। आई होप सो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और बने रहिए यूं ही प्यार देते रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।